मेरा अनुभव यही रहा, जब ये कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पिछली बार, तो मुझे लगा था ज़िंदगी थम सी गई है, ख़त्म है सारा कुछ। इंसान को सोचना है। मतलब दफ्तर में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, कैसे जिए आदमी है? वो तो मैम सही है। आपका दर्द हमारा दर्द है दीपक भट्ट जी, और मैं तो दर्शकों को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो सांस्कृतिक और जो आपकी एथनिक पहचान है, जो नस्लीय पहचान है कश्मीरी होने के नाते, वो सबसे ऊपर है। मैं समझती हूँ इस बात को, इस दर्द को। मैं इसलिए रो रहा हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर ये मरता है ना, इसकी ज़िंदगी ख़त्म है। चाहे ये मुस्लिम है, चाहे ये हिंदू है, ये जो मरता है ना, इसकी ज़िंदगी ख़त्म है। मुझे भी वो बंदे याद आ गए अपनी कम्युनिटी में जो पिछली बार मर गए। बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ वो राजनीति है जो ये कहती है कि भाई हिंदुत्व का शासन है, अब कश्मीरी पंडित पूरे तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है 370 हटाने के बाद। यहाँ ये तो नहीं लगता कि आतंकवाद की कमर टूटी है, ये ज़रूर लगता है कि कश्मीरी पंडितों की कमर टूट रही है। उनके जीवन में जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं वो 2019 के बाद कई गुना बढ़ गई हैं। मैं अभी तक आपको खबरें दिखा रही थी मेरी दूसरी कहानियों के ज़रिए कि कश्मीरी मुसलमानों की ज़िंदगी में दिक्कत आई हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कश्मीरी पंडितों की ज़िंदगी में भी दिक्कतें आई हैं। क्योंकि भाईचारे में रहना है। अगर कश्मीर में रहना है, भाईचारे में रहना है, जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी का मेन सपोर्ट होता है। चाहे कहीं पे भी हो, मेजॉरिटी सपोर्ट होता है माइनॉरिटी का। कोई सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है। जब मेजॉरिटी सपोर्ट में है तो इंसान खुश है। जब हम मेजॉरिटी के साथ ही खुश नहीं है, किसी के साथ कुछ खुश नहीं है, तो छोड़ दो फिर सारा कुछ। आप जो यहाँ आपके बाकी कश्मीरी भाई हैं, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, आप उनके साथ कैसा महसूस करते हैं? मैम अभी तक मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे डोर टू डोर सर्विस होती है, जो मैं काम करता हूँ, मैं डोर टू डोर जाता हूँ, मुझे कहीं पे ये फील नहीं हुआ कि मैं घर में नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त बड़गाम में हम यहाँ मौजूद हैं। शेखपुरा कॉलोनी ये है, कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी है। हम यहाँ पर ये जानने के लिए आए कि कम से कम कुछ हाल चाल जाने, किस स्थिति में, किन परेशानियों के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं कश्मीरी पंडित, क्योंकि आपको मालूम होगा 2019 के बाद के दिनों में लगातार उनकी परेशानियों में इजाफा ही हुआ है। हमने देखा है कि जो एक पूरी तरीके से हिंसा की एक नई लहर 2019 के बाद, जब 370 आर्टिकल हटाया गया, तब के बाद से लेकर हिंसा की एक नई लहर कश्मीरी पंडितों को लेकर यहाँ पर देखी गई। तो हम यहाँ शेखपुरा पहुँचे ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत कर सकें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतज़ामात हैं, उनके मद्देनज़र कोई भी यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित लोग हैं जो इस सोसाइटी में, इस कॉलोनी में यहाँ रहते हैं, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं हैं। और इसके लिए जो उच्चतम स्तर पर जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, जो यहाँ पुलिस है और इसके अलावा बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, उनसे हमें यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। और आप जानते हैं उसके लिए बहुत कम संभावना है कि यहाँ शूट करने की या हमें उन लोगों से बात करने की इजाज़त मिले। तो यहाँ कुछ बातें जो अभी मैंने ऑब्ज़र्व की, यहाँ पे कुछ देर 2-2.5 घंटे यहाँ टहलते हुए, सोचते हुए कि शायद हमें किसी से बात करने का मौका मिल जाए, वो मैं आपके साथ ज़रूर बांटना चाहती हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आए थे कि ख़ुद कश्मीरी पंडितों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी हम यहाँ पर कहना चाहते थे। और अभी जब मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, इसी पीस टू कैमरा करने के दौरान यहाँ कई पुलिस वाले मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा के जा चुके हैं। वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ खड़े होकर। और उनकी परेशानी को और उनकी जो हद है, मैं उन्हें अच्छी तरह समझती हूँ कि उन्हें अगर ऊपर से आदेश आए हैं तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है मुझे इस तरह से परमिशन दे पाना। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे करीब 300 परिवार रहते आए हैं। और आप ये देखिए कि ये आम रेजिडेंशियल इलाका है, लेकिन पूरे तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। हर वक्त यहाँ लगभग 100 के आसपास लोग इन लोगों की सुरक्षा करते हैं।
अभी चूँकि छुट्टियों का मौका है और ज़्यादातर लोग यहाँ सरकारी नौकरियों में हैं, तो बताया जा रहा है कि करीब 1/3 के आसपास आबादी अभी यहाँ है, लोग यहाँ रह रहे हैं। हालाँकि उनमें से भी हम किसी से बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो 70% से ज़्यादा लोग जम्मू में हैं और वहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा को लेकर कि उन्हें बेहतर ज़िंदगी दी जाए, उनका जीवन कम से कम ऐसा हो जो कि डर और खौफ से दूर हो। तो यही मैं जानने की कोशिश करी थी और इसीलिए यहाँ पर मैं आई थी, ये समझने के लिए कि खुद कश्मीरी पंडितों से हम ये समझने की कोशिश करें कि अब 2019 के बाद के दिनों में किस तरह से उनका जीवन है। और ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि जो 1990 के दशक में हमने देखा कि किस तरीके से जो कश्मीरी पंडित हैं उनका कत्लेआम हुआ और अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही सरज़मीन पे जो उनका घर है, जहाँ उन्हें रहने का पूरे तरीके से हक है, वहीं पर रहना उनके लिए दूभर हो गया। तो उसके बाद से अब किस तरीके से लोगों में असुरक्षा है और ख़ासकर 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि 2019 के बाद से जिस तरह से हमने ये देखा कि जो सरकारी photography prohibited area. No, I understand your point, but I have just taken permission from him कि मैम, it will वो be only permission me देने and my वाले है ही camera. नहीं. He is the security in charge just. आप किस पोजीशन पे हैं? जी मैं एसपी साहब की तरफ से हूँ. अच्छा, उनकी तरफ से आए हैं आप, पुलिस से नहीं हैं? पुलिस में जेकेपी हूँ मैं. आप पुलिस में हैं? जी. अच्छा, ये परमिसिबल नहीं है मैम. समझ यहाँ गई पे ना इनसाइड ना आउट. तो यहाँ कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड में हम बड़गाम में यहाँ कश्मीरी पंडितों का हाल लेने के लिए आए हैं। शेखपुरा कॉलोनी में यहाँ पर रहते हैं 300 के आसपास परिवार। आपको मैंने बताया कि किसी से भी बात करने की हमें इजाज़त नहीं मिल रही है। कई घंटे से यहाँ मैं इंतज़ार करके ये देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद कोई तो हमसे बात करने के लिए तैयार हो। दीपक जी हमें इत्तेफाक से मिल गए। हमारी खुशकिस्मती है कि हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। दीपक भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया द वायर पर ट्रस्ट करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपके हाल चाल कैसे हैं? बढ़िया मैम, अभी तो ठीक है सारा कुछ, तो आगे भी आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ठीक ही हो जाएगा। तो हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि सारा कुछ ठीक हो जाए, जैसे पहले था वैसे हो जाए। दीपक जी, यहाँ करीब करीब 300 परिवार रहते हैं शेखपुरा में। यस मैम, यहाँ पे 300 परिवार रहते हैं, मगर यहाँ पे 31 फैमिली है जो माइग्रेंट नहीं हुए हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ 31 फैमिली में। तो ऐसा क्या आपको विश्वास मिला कि आपको क्या ऐसा विश्वास था कि आपको लगा कि बाकी लोग चले गए? यानी आप ये कह रहे हैं कि 270 परिवार जा चुके हैं, सिर्फ 31 परिवार ऐसे हैं जो हमेशा यहाँ रहते हैं। यहीं पे रहते थे, जो अभी भी यहीं रहते हैं, मगर वो भी क्वार्टर्स में रहते हैं, इसलिए कि 98 में संग्रामपुरा का एक एपिसोड हुआ था वंधामा का, तो उसकी वजह से हमें गवर्नमेंट ने उठा के क्वार्टरों में रखा सिक्योरिटी की वजह से। तो हम जम्मू नहीं गए, हम यहीं पे रहे हैं। हम 90 में भी इधर ही थे और मेरे डैडी भी इधर ही जॉब करते थे। हम ठीक है। दीपक जी बताइए, सब लोग चले गए, आप 31 परिवारों में जो बचे हैं उनमें से आप हैं, भय नहीं लगता? मैम, भाई की तो दूसरी बात है। इंसान को ना ऊपर वाले ने कहीं पे ऐसे रखा होगा, कोई एक घर है, वो कैसे उधर रह रहा है। उसकी जो अपनी सोसाइटी है, साइड में मुस्लिम ब्रदर्स हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गलत है। हम एक ही चीज़ नहीं देख सकते हैं कि मैं ठीक हूँ तो बस अब सारे ठीक हैं, मैं गलत हूँ सारे गलत हैं। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो फिर टुकड़े हो जाएंगे। आप उस हिसाब से देखो कि मैं इसके साथ भी चलूँ, ये मेरे साथ भी चले, ये मेरा भी बने, मैं इसका भी बनूँ। जब हम इस चीज़ पे रहेंगे कि ये मेरा दुश्मन है, तो वो तो ताउम्र दुश्मन ही रहेगा, फिर वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। इंसान को अंदर से चेंज लाना है खुद को पहले, तब दूसरे को भी आएगा। अब पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पिछली हिस्ट्री है। अब आगे हम अगर उसी हिसाब से देखेंगे, अब ये गलत है वो गलत है, फिर ज़िंदा नहीं रहेगा इंसान। हम तो उसी की शरण में हैं, ऊपर वाले के, जी रहे हैं, जिएंगे मगर खुद के हिसाब से। दीपक जी ये बताइए कि हमें ये बताया गया था कि भाई 2019 में जब धारा 370 आर्टिकल 370 हटाया गया कि अब तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, अब कश्मीरी पंडित हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए, अपनी सरजमीन पर, अपनी धरती पर वापस रह पाएंगे। क्या इस दावे में सच्चाई है? वो तो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से गवर्नमेंट बता सकती है, क्योंकि छुपा नहीं है कुछ। जो पिछले टाइम से हुआ है वो सब ने देखा है। मैं बताऊंगा ठीक है, दूसरा मेरे को बताएगा कैसे ठीक है। आपने तो लाइव देख लिया, ठीक है ना। वो तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बताएगी क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। मेरे से बेहतर जानती है गवर्नमेंट ही जानती है, मैं तो उतना नहीं जानता हूँ। मैं तो अपना अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव यही रहा, जब ये कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पिछली बार, तो मुझे लगा था ज़िंदगी थम सी गई है, ख़त्म है सारा कुछ।
इंसान को सोचना है। मतलब दफ्तर में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, कैसे जिए आदमी है। वो तो मैम सही है। आपका दर्द हमारा दर्द है दीपक भट्ट जी, और मैं तो दर्शकों को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो सांस्कृतिक और जो आपकी एथनिक पहचान है, जो नस्लीय पहचान है कश्मीरी होने के नाते, वो सबसे ऊपर है। मैं समझती हूँ इस बात को, इस दर्द को, कि एक अल्पसंख्यक की तरह यहाँ पर रहना और असुरक्षा के इतने घेरे के बीच ये आसान नहीं है। अगर कोई बेहतर जीवन की आप कामना करते तो कैसा होता वो जीवन? मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर ये मरता है ना, इसकी ज़िंदगी ख़त्म है। चाहे ये मुस्लिम है, चाहे ये हिंदू है, ये जब मरता है ना, इसकी ज़िंदगी ख़त्म है। मुझे भी वो बंदे याद आ गए अपनी कम्युनिटी में जो पिछली बार मर गए। बहुत मुश्किल होता है, उनकी फैमिली, वो खुद ख़त्म, उनका परिवार। इंसान तो इसीलिए आता है ना धरती पे, चाहे ये एक जो जिसका भी परिवार है, हम बोलते हैं अपने हिसाब से, अपने धर्म से, ये शिव परिवार है। जब परिवार में किसी को भी कोई भी बंदा ख़त्म हो जाएगा, उसका परिवार बिखर जाता है। मैं उसके लिए रोता हूँ। बाद में तो मेरी ज़िंदगी तो ऊपर वाले को भी पता है, मुझे इसको कैसे रखना है, मुझे इसको कैसे लेना है। मैं तो उस पर भरोसा, मैं खाली इतना बोलता हूँ, चाहे सियासत है, चाहे कुछ भी है, रहम करो इंसानों पे, इनको ज़िंदा रहने दो, इनका सोचो। मरना सबको है, इनके बारे में सोचो। चाहे ये मुस्लिम जाता है, चाहे ये हिंदू जाता है, ये किसी के परिवार से जाता है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा। हमने तो कोई ये नहीं किया है, हम एक ही हिसाब से सोचेंगे, मगर जिसने बनाया है, जिसने भेजा है, वो भी खून के आंसू रो रहा है कि मैंने कैसे इंसान को बनाया है, ये कौन से इधर कांड हो रहे हैं। दीपक जी, आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो कहते हैं कि नहीं, अब तो देखिए बड़ी अच्छा जीवन है, जो कश्मीरी पंडित हैं उनका घर मिल गए हैं, सरकारी नौकरी है, अब तो पसंद की सरकार आ गई है, अब क्या जीवन में दिक्कत है? मैम आप मुझे एक बात बताइए, पिछली बार राहुल भट्ट जी गए, ठीक है, चलो मानते हैं उसके पास पैसे हैं। जब राहुल भट्ट जी ही नहीं रहे तो पैसों को आग लगानी है। क्या करना है उस, मेरे को बताइए क्या करना उन पैसों का। जब इंसान ही नहीं है कहीं पे तो पैसों का क्या करेगा वो। मैं तो पैसे साथ में नहीं लेके जाऊंगा। सिकंदर ने तो एक पैसा नहीं लिया था, सुई तक नहीं लेके गया था वो यहाँ से, तो मैं पैसों का क्या करूंगा, उनको मैं आग लगाऊंगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है, चाहे पे मैं कहीं पे भी रहूं, मैं अपने परिवार को पाल सकता हूँ। मजदूरी करूंगा और भी कुछ करूंगा तो पालूंगा उनको। ज़िंदगी तो बसर करूंगा सुकून से। मतलब ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ तो ज़िंदगी ही है। ज़िंदगी सुकून है ना, कहीं जब रहा ही नहीं कुछ सुकून तो इंसान क्या करेगा। इसके अलावा दीपक जी, जैसे ये कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती हैं जो कि एक तरह का प्रोपेगेंडा तैयार करती हैं, कश्मीरियों को कश्मीरियों के ख़िलाफ़ तैयार करती हैं, आपको लगता है कि ये कश्मीरी पंडितों को नुकसान पहुंचाती हैं? मैम इसके बारे में एक बात है, जो ये फिल्म बनी है, चलो मानते हैं ये किसी हद तक सही है या और भी नहीं कुछ दिखाया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, इसकी वजह से कोई सॉल्यूशन निकलेगा? अगर कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो 10 बनाओ, अगर कोई जुड़ेगा 15 बनाओ। जब कोई जुड़ेगा ही नहीं, कहीं पे किसी का वजूद ही नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे उसके बाद। इंसान को, चलो मैं मानता हूँ हम में से कोई गलत है, बताओ सुधारो उसको, क्योंकि भाईचारे में रहना है। अगर कश्मीर में रहना है, भाईचारे में रहना है, जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी का मेन सपोर्ट होता है। चाहे कहीं पे भी हो, मेजॉरिटी सपोर्ट होता है माइनॉरिटी का, कोई सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है। जब मेजॉरिटी सपोर्ट में है तो इंसान खुश है। जब हम मेजॉरिटी के साथ ही खुश नहीं है, किसी के साथ कुछ खुश नहीं है, तो छोड़ दो फिर सारा कुछ। आप जो यहाँ आपके बाकी कश्मीरी भाई हैं, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, आप उनके साथ कैसा महसूस करते हैं? मैम अभी तक मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे डोर टू डोर सर्विस होती है, जो मैं काम करता हूँ, मैं डोर टू डोर जाता हूँ, मुझे कहीं पे ये फील नहीं हुआ कि मैं घर में नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे के बाद ऊपर वाला ही जानता है। आज तक मुझे ये फील नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी मुस्लिम के घर में गया हूँ तो उसने मुझे ये वो कहा दिया। ठीक है, अब होता है कोई, सारे सबकी फीलिंग सेम नहीं होती है, किसी की फीलिंग अलग होती है। कोई कुछ मुझे वहाँ से बोल देगा, इसका मतलब नहीं है इसका अब मज़हब भी ख़राब है,
भाई मैं हिंदू था तभी इसने ऐसे ऐसे, वो बात नहीं है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं। आप अगर मांग करना चाहें सरकार से तो क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम 800 फैमिलीज़ इधर है, 825 फैमिलियाँ, ठीक है, उनके बारे में कुछ सोचो। जब से इधर रहे हैं एक बार भी गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा है। जो भी गवर्नमेंट आई ना, जो यहाँ पे पंडित रहे हैं उनके बारे में कभी नहीं सोचा है। मैं खाली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके बारे में भी सोचो, उनकी भी ज़िंदगी है। चाहे आप उनको यहाँ से उनके हिसाब से वो क्या सोचते हैं यहाँ के फैमिलीज़ के बारे में, ये थे या न थे, कभी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा। एक बार हम देखें जो 808 फैमिली इधर रहती है, उनको देखें कि वो बेचारे कैसे जी रहे हैं। तो मैं आप दर्शकों के सामने सूचना देने की कोशिश कर रही थी ये शेखपुरा का जो ट्रांजिट कैंप है, लेकिन वहाँ से भी हमें हटा दिया गया सिक्योरिटी के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, और हमने सोचा कि यही बेहतर है कि हम इस जगह से मूव कर जाएं। बहुत कोशिश की उनको समझाने की कि देखिए मैं पत्रकार हूँ, मेरा ये अधिकार है, मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है संविधान के तहत, लेकिन मेरा कोई भी दलील, मेरे कोई आर्ग्यूमेंट मेरा काम नहीं आया। अब यहाँ उस कॉम्प्लेक्स से अलग हट कर मैं अपनी बात पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। वो ये कि किस तरीके से जब मैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर रही थी तब भी मेरे सर पर वहाँ जो सुरक्षा बल हैं उनके लोग आसपास खड़े हुए थे, ये सुन रहे थे एक एक शब्द कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में जब भी बात होती है, खुद कश्मीरी पंडितों को बोलने की इजाज़त नहीं होती। उनका दर्द क्या है, उनका संघर्ष क्या है, उनके जीवन की चुनौतियाँ क्या हैं, उनको किस तरह से ये कहा जा रहा है कि या तो अपने जीवन और अपने रोज़गार के बीच में आप चुनिए, यानी लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में उन्हें क्या चुनना होगा। जो कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे खौफ की वजह से आतंकवादियों के, उनको भी कहा गया कि आप यहाँ आएंगे तभी आपको जो नौकरी है आपकी वो बहाल होगी और आपको तनख्वाह तभी मिलेगी तब जब आप यहाँ आएंगे। अब आप ये सोचिए कि पिछले दिनों में जिस तरह से जो हिंसा की पूरी एक लहर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ देखने को मिली, ऐसे में कौन ऐसा है जो यहाँ आना चाहेगा। बहुत ही मैं कहूँगी अपनी जान पर खेल कर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये जो ट्रांजिट कैंप है ये भी नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मनमोहन सिंह के समय जब कश्मीरी पंडितों को लेकर उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, तब इस ट्रांजिट कैंप की स्थापना हुई थी। नरेंद्र मोदी के काल में कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसी योजना यहाँ लोगों ने मुझे नहीं बताया जो कम से कम उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो एक तरफ वो राजनीति है जो ये कहती है कि भाई हिंदुत्व का शासन है, अब कश्मीरी पंडित पूरे तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है 370 हटाने के बाद। यहाँ ये तो नहीं लगता कि आतंकवाद की कमर टूटी है, ये ज़रूर लगता है कि कश्मीरी पंडितों की कमर टूट रही है। उनके जीवन में जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं वो 2019 के बाद कई गुना बढ़ गई हैं। मैं अभी तक आपको खबरें दिखा रही थी मेरी दूसरी कहानियों के ज़रिए कि कश्मीरी मुसलमानों की ज़िंदगी में दिक्कत आई हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कश्मीरी पंडितों की ज़िंदगी में भी दिक्कतें आई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दुखदाई बात जो है, एक भारतीय होने के लिहाज से जब आप सोचते हैं तो तकलीफ़ से दिल भर जाता है कि कैसे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी जो सर्वोच्चतम और जो प्राइमरी जो बुनियादी पहचान है वो है कि वो कश्मीरी हैं। जो उनकी सांस्कृतिक पहचान है, जो उनकी नस्लीय पहचान है, एथनिक आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर उनकी धार्मिक पहचान को ऊपर करके कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में राजनीति की जाती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई कार्यक्रम, कोई ऐसी स्कीम नहीं है। यहाँ आप ये सोचें कि 300 से कम परिवार यहाँ पर रहते हैं, और वो परिवार भी अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग उनमें सरकारी नौकरियों में हैं और छुट्टी है अभी, और छुट्टी की वजह से वो लोग जम्मू चले गए हैं क्योंकि वो माइग्रेंट थे जो वहाँ से यहाँ वापस आए थे जब हालात उन्हें बेहतर नज़र आए। तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो बल हैं उनकी जो तादाद है 100 से ज़्यादा लोग उनकी सिक्योरिटी करते हैं। आप ये सोचिए कि पूरी छावनी में तब्दील है। ये भी कोई ज़िंदगी है, ये भी कोई जीवन है जो कि बंदूक के तले रहना पड़े, जो कि हर पल ये डर लगे, हर पल ये खौफ लगे कि किस तरीके से न जाने कब क्या हो जाए। और फिर उस सब के बीच आ जाती हैं कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में जो कि पूरी तरीके से ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में हैं जो कश्मीरी मुसलमानों को, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ खड़ा करती हैं और एक तरह से मैं कहूँगी कि अपने प्रोपेगेंडा के लिए ईंधन तैयार करती हैं। ऐसा ईंधन जो कि न सिर्फ कि कश्मीर में लोगों को उनकी पहचान के आधार पर बांटता है, बल्कि कश्मीर से बाहर भी किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के दुख और दर्द को पूरे तरीके से जिम्मेदार बना दिया गया कि ये बाकी जो लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी है, कश्मीरी मुसलमान हैं, बाकी भारत के जो मुसलमान हैं, बुद्ध
बुद्धिजीवी हैं उन सबको जिम्मेदार बताया गया बजाय इसके। और इसके अलावा जो लोग सरकार में मौजूद हैं, जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उनको पूरे तरीके से हर दोष से मुक्त कर दिया गया। अब यहाँ कुछ घंटे गुजारने के बाद पूरे इलाके में अंदाज़ा यही होता है कि जो परेशानियाँ हैं कश्मीरी पंडितों की वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनके जो खौफ का, जो उनका फियर परसेप्शन है, जो खौफ का एक एहसास है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कुछ भी बदलाव तो कम से कम उनकी ज़िंदगी में नहीं आया, बदतर ज़रूर हुई है उनकी ज़िंदगी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो कि लोकसभा में इसको जवाब दिया गया वो था कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद 21 लोग अल्पसंख्यक समुदायों से मारे गए हैं और कोई भी कश्मीरी पंडित ने घाटी नहीं छोड़ी है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा, राज्य मंत्री ने लोकसभा में। तो इसको किस तरीके से समझा जाए? आपको शेखपुरा का हमने आपको दौरा कराया और वहाँ बताया कि कोई भी वहाँ बात करने को तैयार नहीं है। वहाँ ऊपर से बताया गया है कि उनको इजाज़त नहीं है बात करने की। कौन सा ऊपर है, ये कितना ऊपर है, ये कौन है जो ये नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडितों की जो आवाज़ है वो खुद वो सुने? हमारे साथ इस वक्त हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजय टिक्कू जी मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, मैं समझना चाह रही थी कि आखिर शेखपुरा में जब मैं गई और लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की तो ना तो जो सुरक्षा कर्मी थे वहाँ पर और ना ही लोग, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ऐसी बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी मुझे नजर आई। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि 5 अक्टूबर के बाद जो लास्ट 2021 में जो हुआ, उसके बाद जो किलिंग्स हुई कुछ एम्प्लॉयज़ की, देन उन्होंने फिर स्टार्ट किया, अपनी एजिटेशन स्टार्ट की। और वहाँ पे जो शेखपुरा में या बाकी 7 कैंपों में जो है वो सारे एम्प्लॉयज़ PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं। तो अभी भी वो एजिटेशन पे है। अभी तो कम से कम 57 डेज़ हो गए उनको, लास्ट मई से है वो। तो वहाँ पे एक ही चीज़ है कि उनको ये डर लगा हुआ है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए अगर हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे कि जो वो चाहते हैं रिलोकेशन यहाँ से जम्मू प्रोविंस में। और उसके साथ साथ जो बाकी माइनॉरिटीज़ है जो जम्मू प्रोविंस की है, जिनको कोटा में जॉब मिली थी कश्मीर के लिए, तो इसलिए वहाँ पे वो डर ज़्यादा है। और मैक्सिमम अभी जम्मू में ही है, वो वहाँ पे जो शेखपुरा में है बहुत कम एम्प्लॉयज़ अभी रह रहे हैं। इससे 2 सवाल पैदा होते हैं आपके जवाब से। एक सवाल तो ये कि उन्हें डर क्यों लगना चाहिए, खासकर एक ऐसी सरकार के मातहत जो सरकार ये कहती है कि वो, उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई हिंदू हृदय सम्राट हैं। कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करने के लिए आर्टिकल 370 का एक सबसे बड़े एजेंडे में से 2 चीज़ें थीं। एक तो कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देना था, दूसरा आतंकवाद की कमर तोड़ना था। अगर आतंकवाद की कमर टूट चुकी है और कश्मीरी पंडित अगर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उन्हें बोलने से डर क्यों लगना चाहिए? पहले सवाल का हिस्सा। देखिए, जो आपको 2019 की तरफ में ले रहा हूँ, 5 अगस्त जब हुआ, 3 अगस्त 2019 को क्योंकि यात्रा चल रही थी, तो यात्रा में उन्होंने एक शोशा डाला कि एक स्पेशल कुछ गन आया हुआ है रेशन मेड और यात्रा पे हमला होगा। तो जितने भी यात्री थे उनको यहाँ से निकलना पड़ा, एक्चुअली भगा दिया गया। उसी तरह टूरिस्टों को यहाँ से भगा दिया गया। एंड इन द इंटरव्यू नाइट ऑफ 4 and 5th they claimed a curfew in entire Kashmir and even in Jammu also in some parts। और फिर उन जिस हिसाब से भारत सरकार ने इसको वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने लाया कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लोग खुश है। लेकिन अगर लोग खुश थे तो 3 महीने तक या 4 महीने तक ये कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्यों इन्होंने काटी थी? टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे लगाए थे अपने टेलीफोन बूथ्स। इवन दो सिक्योरिटी फोर्स जो यहाँ पे, जिसके ऊपर उनको इतना नाज है, हमें सबका नाज है, और वो भी बेचारे क्योंकि शाम को वो ड्यूटी पे आते थे अपने अपनी यूनिटों में, फिर शाम को वो घर वालों के साथ बात करते थे। किसी की बीवी प्रेग्नेंट थी, किसी की बहन की शादी थी, किसी का बाप बीमार था, एंड सो वाज विद द एंटायर कश्मीरी पॉपुलेशन, ठीक है।
अब जो क्योंकि वो डर क्यों रहे हैं, डर अभी भी है सब में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि हम किसी से डरते नहीं हैं राइट फ्रॉम 90। अगर हम डरे होते तो आज की डेट में हम यहाँ पे नहीं होते, या मैं अपने आपके साथ ऐसी लेकिन वार्तालाप। आप तो यहाँ शहर के बीचों बीच में रहते हैं, वहाँ कश्मीरी पंडितों को एक बाकायदा बिल्कुल किले जैसा बना दिया गया है, सिक्योरिटी जिसका इंतज़ाम जो मैंने देखा। क्या फ़र्क है आप में उनमें? आप भी एक कश्मीरी पंडित हैं। फ़र्क इतना ही है कि मैंने पहले ही कहा कि वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, और हमारी फैमिली डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे वो कि कल वो चाहेंगे कि आपका तनख्वाह हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। आपने नहीं ली सरकारी नौकरी? नहीं, हमने नहीं ली, क्योंकि हम 90 से पहले मैं बिज़नेस करता था, तो आफ्टर दैट फिर 90s हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी वाइंड अप करना पड़ा। बट द क्वेश्चन इज, अभी डरे हुए लोग हैं, ठीक है। और ये आपको, ये दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि जब एक कश्मीरी पंडित या कम्युनिटी डरी हुई है प्रेजेंट रिजीम से, तो जो बाकी कम्युनिटीज़ है कश्मीर में, स्पेशली द कश्मीरी मुस्लिम्स, वो कितनी डरी हुई होगी, ठीक है। वही डर है और कोई डर नहीं है। वो पहले तो जाते थे उनके पास, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहता है कि जो उनका जो कमज़ोरियाँ हैं वो दुनिया के सामने आ जाए। दैट्स व्हाई दे हैव बीन प्रेशराइज्ड नॉट टू गिव एनी इंटरव्यू टू एनी चैनल, ताकि असली तस्वीर सामने ना आ जाए। हाँ ये जी, डर है। हाँ तो जी। डर आतंकवादियों का नहीं, डर सरकार का है। हाँ जी। ये बहुत हैरानी की बात है। और शायद जो हमारे राष्ट्रीय दर्शक, जो राष्ट्रीय मीडिया में तमाम जो रोज़ी पिक्चर देखते हैं और जो तस्वीरें देखते हैं, उन्हें इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि डर जो बात नहीं कर रहे हैं, वो ये खौफ नहीं है आतंकवादियों का। उनकी तो जो कारकर्दगी है वो तो हम जानते ही हैं, किस तरह से वो आतंक फैलाते हैं। लेकिन यहाँ सरकार से डर है कि सच्चाई सामने ना आ जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।